Hello student, this is Khushi and you are watching my channel Khushi Biology Classes. Today we are start class 11 chapter 1st diversity of living organisms. So let's see which topic. Biodiversity, types of biodiversity, thought distribution of biodiversity, importance of biodiversity, loss of biodiversity, causes of biodiversity loss, conservation of biodiversity and last red data book. तो हम लोग देख लिए इन सब टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायो में जितने भी वर्ड्स हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी एक उनका एक मतलब होता है, उसी से वो बना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जब बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी 2 लैटिन वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, पहला बायोज एंड दूसरा डाइवर्सिटी, यानी बायोज और डाइवर्सिटी मिलके बायोडाइवर्सिटी बना है। तो बायोज का मतलब हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े थे। बायोलॉजी के डिफिनेशन में बायो का मीन्स क्या हो जाता है? लाइफ। लाइफ किस में होती है? लिविंग बीइंग्स। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि लाइफ में जो डिफरेंस है यानी लिविंग बीइंग्स के बीच जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन होगा, उसी की स्टडी हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। अब वो अंतर क्या होगा? क्या अंतर होगा लिविंग बीइंग्स के बीच में? तो जितने भी लिविंग बीइंग्स वर्ल्ड में हैं वो सभी एक दूसरे से अलग होंगे। किस तरह से? तो कलर में, साइज में, शेप में, बिहेवियर में, स्ट्रक्चर में, उनके हैबिटेट में, सभी एक दूसरे से क्या होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। तो उसी डिफरेंस को, उसी वेरिएशन को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जितने भी अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स है वही बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड ए वेराइटी ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है अलग अलग प्रकार, सभी स्पीसीज के अलग अलग वेराइटी को बताता है, जिसमें जैसे कि मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फंगस, बैक्टीरिया, फिश, बर्ड्स एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स हैं, मतलब सभी के बीच कुछ ना कुछ अंतर हो गया, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को किसने दिया। तो बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को W.V. रोजन ने 1985 में दिया। ये क्वेश्चन जो है सो कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को किसने दिया। तो W.V. रोजन ने दिया कितने में? 1985 में। ओके, और यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि ये टर्म बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को किसने दिया? W.V. रोजन। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इस टर्म को किसने दिया? तो एडवर्ड विल्सन ने 1988 में। ओके, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि IUCN क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब IUCN के अंतर्गत अभी तक हमारे वर्ल्ड में अभी तक जो है जितने स्पीसीज़ की डिस्कवर हो चुकी है, यानी उनके नाम मिल चुके हैं, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी अभी तक इतने स्पीसीज़ को वर्ल्ड में खोजा जा चुका है। इट मीन्स उनका नामकरण हो चुका है, उनको कहीं न कहीं से उनको अपना नाम मिल चुका है। ठीक है, हाल फिलहाल में ही अभी हम लोग देखे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस को खोजा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतने ही स्पीसीज़ हैं, अभी और भी है, लेकिन इतनी स्पीसीज़ को क्या हुआ है? नाम मिल चुका है। तो ये रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू IUCN के अनुसार। ठीक है, IUCN जो है सो ये एक नेचुरल रिसोर्सेस, इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी नेचुरल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उन सब का रिकॉर्ड इसमें होता है। इसे हम लोग WCU भी कहते हैं, मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। इनका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड मॉरिशस में। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे जब रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, एज वी रिकॉग्नाइज द प्लांट्स और एनिमल्स इन आवर आउन एरिया बाय देयर लोकल नेम विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट्स या फिर कोई एनिमल्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर उनकी एरिया चेंज होती है तो उनका नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग अच्छे से जानते हैं
कि कांदा, बम्बई में प्याज को कांदा कहा जाता है, एमपी बिहार में प्याज को प्याज कहा जाता है। ठीक है, जैसे बैगन को कहीं पे बैगन कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। तो क्या होता है कि प्लेस के वेरिएशन होने से उनका जो लोकल नेम होता है तो उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। तो हमारे जो बायोलॉजिस्ट है जो उनके बारे में उन पे काम कर रहे हैं वो तो उनको अपने लोकल नेम के बारे में जानेंगे, तो वो उस नाम से उसको सर्च करेंगे, उस नाम से उसके बारे में कुछ खोजेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ समस्या मिल सकती है। तो इसलिए हमारे सारे जो बायोलॉजिस्ट है उनको उन सबको एक नाम पता हो। हमारे जितने भी बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट है, जितने भी बायोलॉजिस्ट है, तो उन्हें उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी वो अलग अलग एरिया में हो लेकिन उन एनिमल को, उन प्लांट्स को एक ही नाम से जाने, इनके लिए एक हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, तो इसके लिए उनके एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर है उनके उन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया और फिर उसको उसी सिद्धांत के अनुसार उनका नामकरण किया गया, जिसको जितने भी बायोलॉजिस्ट है पूरे वर्ल्ड में वो सभी क्या करते हैं, वो सभी उस टर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो सभी उन नाम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड डिफिनिट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। वो एक डिफिनिट सिस्टम प्रिंसिपल का प्रोसीजर एंड टर्म विच आइडेंटिफाई कैटेगरी एंड असाइन स्पेसिफिक नेम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। इसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को डाला गया। दिस सिस्टम आर एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल, मतलब इसको मानते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन को बायोलॉजिकल नेम में क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसका नाम कुछ भी रखा गया, इसके नाम रखने के पीछे भी तो जैसे कि होमो सेपियंस ह्यूमन का नाम है, बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमन का होमो सेपियंस। तो ऐसा नहीं है कि होमो सेपियंस सीधे से रख दिया गया कि चलो ये अच्छा लगता है तो रख दिया। मतलब इसके पीछे भी एक प्रोसीजर है, एक कुछ प्रिंसिपल्स है जिनके अंतर्गत इसका ये नाम रखा। पहले तो इनके स्पीसीज को कैटेगरीज किया गया कि ये किस स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, तो उसके हिसाब से इनका नाम रखा। अगला चैप्टर हमारा नोमेनकल्चर है, उसमें हम ये ज़रूर पढ़ेंगे कि मतलब ये जो बायोलॉजिकल नेम रखा गया ये किस आधार पे रखा गया, किस तरह से रखा गया। अभी फ़िलहाल इतना ही जानते हैं कि बायोलॉजिस्ट को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से वो एक ही चीज़ को ना जाने, इसके लिए इनको एक नाम, एक बायोलॉजिकल नेम दिया गया जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है सभी के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। और सेकंड स्पीसीज डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रजातीय विविधता। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पारिस्थितिक विविधता। ठीक है, हम देखते हैं इन सब का मतलब क्या है। पहला हमारा आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? तो वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल विद द स्पीसीज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एडेप्टेशन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि जितने भी स्पीसीज है उनके बीच जो जेनेटिक कंपोजिशन में जो अंतर आ जाता है उसके कारण जो डिफ्रेंसिएशन आ जाता है उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जो स्पीसीज है उनकी जेनेटिक कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है, इनके कारण वो स्पीसीज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच अंतर आ जाता है कुछ ना कुछ, उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? इस जेनेटिक कंपोजिशन के चेंज के कारण एक ही स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी रहने के लिए एबल हो जाते हैं, उसके लिए भी वो खुद को कैपेबल कर लेते हैं, उनमें अडेप्टेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि इंडिया में अगर देखा जाए तो मैंगो का 1000 वेराइटी है। ठीक है, 1000 वेराइटी है सिर्फ मैंगो का। इतना वेरिएशन हुआ, इतना उनके जेनेटिक कंपोजिशन में अंतर हुआ।
और राइस की बात करें तो राइस में 5000 वेराइटी है। ये सिर्फ इंडिया की है, वर्ल्ड में और भी ज़्यादा होगा। सेकेंड आ जाता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातीय विविधता। अब ये क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड वेराइटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि जितने भी जीव है वो रंग, रूप, आकार, संरचना में एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, वे अलग होते हैं, उनके बीच बिल्कुल अंतर होता है। तो इसके आधार पे जो डाइवर्सिटी किया गया, इसके आधार पे जो वेरिएशन किया गया, उसी को हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल सा है कि स्पीसीज जो है हमारा, उनके बीच जो डिफ्रेंसिएशन है वो किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू कलर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, एडेप्टेशन, इनके आधार पे जो उनके बीच अंतर है, इनके बीच जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, उसी को हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल है। अभी हम तो इधर पहले भी बताया है कि IUCN के अनुसार अभी तक जो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है। डिस्कवर मीन्स उनका नामकरण हो चुका है, उनको कहीं ना कहीं से उनको एक नाम मिल चुका है। और इसमें इंडिया में, इस डाइवर्सिटी में इंडिया अपना 7% रोल लेता है। ठीक है, इतने 1.7 to 1.8 मिलियन पूरे वर्ल्ड में खोजा गया और इसका 7% सिर्फ इंडिया में खोजा गया। ठीक है, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं 49,000 और एनिमल्स ग्रुप आ जाते हैं 81,000। सॉरी, यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है फ्लोरा और फाउना। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फ्लोरा क्या है और फाउना क्या है। तो फ्लोरा के अंतर्गत हम लोग प्लांट्स लाइफ का स्टडी करेंगे। ठीक है, और फाउना में क्या करेंगे हम लोग, एनिमल्स लाइफ का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स ग्रुप को हम लोग बोलेंगे फाउना और फ्लोरा प्लांट्स ग्रुप को। थर्ड हमारा टाइप आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिक विविधता। अब पारिस्थितिक विविधता क्या है, तो जीवों, पहले इससे पहले पारिस्थितिक विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है उनका क्या होता है कि इन्वायरमेंट से कुछ रिलेशन होता है और फिर इन्वायरमेंट का भी कुछ रिलेशन उस लिविंग बीइंग्स से होता है। तो इनके बीच के जो ये रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं हम कैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे प्लांट्स जो है सो एनवायरनमेंट से O2 लेता है, CO2 लेता है और वातावरण को, फिर एनवायरनमेंट को प्लांट्स जो है O2 देता है। तो है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। एनवायरनमेंट का CO2 प्लांट्स लिया और फिर प्लांट्स जो है O2 एनवायरनमेंट को दिया और फिर देखें वो O2 फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स नॉट नहीं कह सकते, जितने भी लिविंग बींग्स है वो लेते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जीव का वातावरण से संबंध तथा वातावरण का जीवों के साथ जो संबंध है, यही इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो इसमें प्रत्येक जीव जो है अलग अलग वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, उनका एडेप्टेशन अलग अलग वातावरण में रहने के लिए होता है। तो इसके आधार पे जो डाइवर्सिटी किया गया, इसके आधार पे जो डिफ्रेंसिएशन किया गया, इसके आधार पे जो विविधता की गई, उसी को हम लोग पारिस्थितिक विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझेंगे कि जितने भी वर्ल्ड में स्पीसीज है, वो स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित किए रहते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो उनका एडेप्टेशन होता है। ठीक है, और इनके आधार पे जो डाइवर्सिटी किया गया, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये डाइवर्सिटी जो है सो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा क्यों होगा कि इंडिया में ही सारे टाइप्स के इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम भी बिल्कुल अलग अलग है। जैसे यहाँ इंडिया में आपको डिजर्ट भी देखने को मिलेगा, रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, वेटलैंड भी मिलेगा, डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप्स के स्पीसीज भी होंगे।
तो ये वेरिएशन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में देखने को मिलेगा। अब टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल टाइप ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया अल्फ़ा डाइवर्सिटी, फिर बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी के बीच क्या करेंगे, विद इन कम्युनिटी, मतलब एक ही कम्युनिटी के बीच जो स्पीसीज है उनके बीच के अंतर को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि रेन फॉरेस्ट है, तो रेन फॉरेस्ट के बीच के जो स्टडी जो स्पीसीज है उनके वेरिएशन को देखेंगे। लेकिन बीटा डाइवर्सिटी में हम लोग सिर्फ 2 कम्युनिटी के डाइवर्सिटी को देखेंगे, जैसे कि रेन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो स्पीसीज है उनके बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम लोग बीटा डाइवर्सिटी के अंतर्गत देखेंगे। फिर गामा डाइवर्सिटी में ओवरऑल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जितनी भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उनमें उस स्पीसीज के बीच क्या अंतर है। जैसे कोई एक स्पीसीज ग्रासलैंड में है, रेन फॉरेस्ट में है, ट्रॉपिकल एरिया में है, तो उनके रेन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज है उनका एडेप्टेशन क्या है, वो कैसे हैं, ग्रासलैंड वाले कैसे हैं और ट्रॉपिकल एरिया वाले कैसे हैं। इन तीनों के बीच के जो वेरिएशन होंगे जो डाइवर्सिटी, उसी को गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं सारे चैप्टर का जो है एक बार ये स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नोट्स के रूप में काम आ जाएगा। आप इसको बाद में लिख भी सकते हैं। मैं थोड़ा देर पॉज करके रख लेती हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स के में काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर हम मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।